हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस जो आपका चैप्टर 2 अम्ल क्षार तथा लवण है उसकी पार्ट 3 की वीडियो लेकर आए। दोस्तों, पार्ट 1 तथा पार्ट 2 की वीडियो हमने पहले ही बना रखा है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अभी देख लीजिए। दोस्तों, तो आज हम पार्ट 3 में नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। दोस्तों, यदि भी अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं। दोस्तों, हम बोर्ड एग्जाम 2022 की इस चैनल पर डिटेल से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार होती है, क्या बनता है अम्ल जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं हमारे अम्ल, वह धातु से जब अभिक्रिया करते हैं यानी क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं यानी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो हमारे होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है Zn+H2SO4। दोस्तों, ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, ये क्रिया करके हमें यहाँ पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा जिंक है ये एक धातु है। H2SO4 सल्फ्यूरिक ये हमारा अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जो धातु और अम्ल अभिक्रिया करके हमें जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये जिंक सल्फेट जो हमारा ये है ये लवण है और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस है ही। दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल धातु और अम्ल अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं धातुओं की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। दोस्तों, जो हमारे अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके जो हमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दोस्तों, अम्ल जो हमारे होते हैं वो धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देते हैं या बनाते हैं। दोस्तों, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें देता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है Na2CO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया करके 2NaCl CO2H2O हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट और ये 2HCl जो हमारा है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।
क्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके हमें सोडियम क्लोराइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, ये हमें जल। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिलकर अभिक्रिया करके हमें सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये नमक है, NaCl नमक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O जल। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हमने पहले से ही लिखा था कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर धातु कार्बोनेट ये है, सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, और HCl जो है 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातु कार्बोनेट और अम्ल मिल करके अभिक्रिया करके 2NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्रदान कर रहा है। आई होप दोस्तों आप यह भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों अब हम अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया देख लेते हैं कि अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके क्या प्रदान करते हैं। दोस्तों अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जो अम्ल होते हैं यह क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण और जल प्रदान करते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl, ये क्षारक है और ये HCl अम्ल है। ये हमारे क्षारक और अम्ल मिलकर अभिक्रिया करके NaCl लवण H2O जल का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl जो हमारा है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों NaCl जो हमारा है ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। H2O ये जल है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये दोस्तों क्षारक और अम्ल मिलकर के अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl H2O जल। दोस्तों जब अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह हमें लवण और जल प्रदान करते हैं। आई होप दोस्तों आप यह भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलकर के धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलकर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है Cu प्लस 2HCl अभिक्रिया करके CuCl2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा कॉपर क्लोराइड है ये नमक है यानी लवण है और H2O जल है। दोस्तों CuO कॉपर ऑक्साइड ये धातु ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो HCl अम्ल तो है ही है। दोस्तों धातु ऑक्साइड और अम्ल मिल करके यहाँ कॉपर क्लोराइड अर्थात लवण और जल का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप लोग ये भी जान गए होंगे कि अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्रदान करते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि अम्लों की धातु सल्फाइड से अभिक्रिया। दोस्तों जब अम्ल धातु सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देते हैं।
दोस्तों अम्ल धातु सल्फाइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है FeS आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों ये धातु सल्फाइड है और ये अम्ल है। दोस्तों वो FeS आयरन सल्फाइड यानी कि धातु सल्फाइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रदान करता है। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रदान कर रहा है। आई होप दोस्तों आप यह भी समझ गए होंगे। दोस्तों ये है हमारे जो 5 पॉइंट थे, ये अम्लों के रासायनिक गुण थे। दोस्तों ये जो हमने भी 5 पॉइंट पढ़े हैं कि अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, अम्लों की धातु कार्बन तथा धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया और अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया तथा अम्लों की धातु सल्फाइड से अभिक्रिया। दोस्तों ये हमारे 5 पॉइंट जो थे ये धातुओं के रासायनिक गुण थे। दोस्तों अब हम क्षारकों के रासायनिक गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। दोस्तों अब हम क्षारकों के रासायनिक गुण पर ध्यान देते हैं। दोस्तों क्षारकों के रासायनिक गुण जो सबसे नंबर 1 जो इसका पॉइंट है, क्षारकों की धातुओं से अभिक्रिया। दोस्तों क्षारक जो होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों क्षारक प्लस धातु, क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमारे क्षारक होते हैं वह धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है 2NaOH प्लस जिंक यानी Zn अभिक्रिया करके Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करते हैं। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और Zn जो जिंक है हमारा वो धातु है। दोस्तों ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हमें सोडियम जिंकेट अर्थात लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग क्षारकों की धातुओं से अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। दोस्तों क्षारक जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण और जल प्रदान करते हैं। दोस्तों क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, क्षारक जो होते हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl मिलकर के NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा अम्ल है और ये दोनों क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण और जल का निर्माण करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग अम्लों के क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्षारकों की लवणों के साथ अभिक्रिया। दोस्तों क्षारक होते हैं वो लवण से क्रिया करके यानी नमक से क्रिया करके अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है ZnSO4 प्लस 2NaOH Na2SO4 प्लस ZnOH अर्थात ZnSO4 जो हमारा है वो NaOH से अभिक्रिया करके Na2SO4 और Zn हाइड्रोक्साइड बनाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि क्षारकों की अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। दोस्तों जो क्षारक होते हैं वो अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। दोस्तों CaOH2 प्लस CO2 दोस्तों ये आपस में अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। जल तथा
जल मतलब जल H2O CaCO3 तथा नमक का लवण का निर्माण करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग क्षारकों की अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हमारा वो अम्लों के रासायनिक गुण तथा क्षारकों के रासायनिक गुण पूरे कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम लवण रसायनों का निर्माण देख लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों अब हम इन 5 टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को समाप्त किया है। दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो दोस्तों आपको हम इस आंसर में ही समझा देते हैं। दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर छाल प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्रमशः एनोड और कैथोड निकलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास बनता है। दोस्तों NaCl प्लस 2H2O जब मिलकर अभिक्रिया करके 2NaOH को प्लस Cl2 प्लस H2 का निर्माण करते हैं। दोस्तों या हम इसकी कुछ इस प्रकार परिभाषा ले सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड 2H2O अर्थात जल, सोडियम क्लोराइड और जल जब ये दोनों आपस में विद्युत प्रवाहित किए जाने पर अभिक्रियाएं करती हैं दोस्तों, तो ये वियोजित होकर हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2 का निर्माण करते हैं। मतलब दोस्तों ये जो थे हमारे ये विद्युत प्रवाहित किए जाने पर अभिक्रियाएं इनकी हुई तो ये वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होने पर इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। और दोस्तों हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ही पता करना था कि इसका निर्माण होता कैसे है। तो हमें पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। दोस्तों NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। दोस्तों हमें यही पता करना था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता कैसे है। आई होप दोस्तों आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जान गए होंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपने जो भी बुक में मेरी पढ़ी वो ना लिखना, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना। सोडियम क्लोराइड के दोस्तों आप समझिए, केवल NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वियोजित हो चुका है, कई सारे टुकड़ों में बट गया है ना।
वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप लिख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। दोस्तों ये इसका जलीय विलयन था, इसमें हमने विद्युत प्रवाहित किया तो यह वियोजित हो गया और इसी में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो गया। दोस्तों एक बार फिर बोल दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण इसी प्रकार होता है। आई होप दोस्तों आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जान गए होंगे कि कैसे होता है। दोस्तों अब हम इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। दोस्तों कास्टिक सोडा का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, यहाँ पर लिखा है डिटर्जेंट के निर्माण में, साबुन के निर्माण में कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। साबुन के निर्माण में इसका उपयोग होता है और ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। धातु प्रसंस्करण में इसका उपयोग होता है। टेक्सटाइल में इसका उपयोग होता है। जल उपचार में इसका उपयोग होता है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लेना कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साबुन के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में, धातु प्रसंस्करण में, टेक्सटाइल में, जल उपचार में इसका उपयोग होता है। दोस्तों अब हम विरंजक चूर्ण का निर्माण देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर COH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl प्लस H2O। दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? यही है विरंजक चूर्ण CaOCl। दोस्तों इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं विरंजक चूर्ण के। दोस्तों अब हम विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीकारक के रूप में विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लोरोफार्म बनाने में विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चीनी को सफ़ेद करने में विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। पेय जल को जीवाणु रहित करने में विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण का निर्माण या उपयोग होता है। आई होप दोस्तों आप लोग विरंजक चूर्ण भी समझ गए होंगे। दोस्तों बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र जो इसके NaHCO3 हैं। दोस्तों इसकी बनाने की विधि बेकिंग सोडा की, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन से, तो
बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है दोस्तों NaOH प्लस CO2। तो यदि इसमें से CO2 प्रवाहित कर दी जाए तो Na2CO3 प्लस H2O ये बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये भी इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ये जो हमारे एग्जाम्पल थे बेकिंग सोडा के थे दोस्तों। इसके गुण भी हम देख लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्पबलीय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी इसीलिए अंधेरा हो गया था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोस्तों जो हमारा जिप्सम होता है उसे 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसे बनाने की विधि देख लीजिएगा। ये दोस्तों 2CaSO4 इंटू 2H2O आपको ये दिखाई दे रहा है। ये एक जिप्सम है। इसे दोस्तों 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोस्तों इसके गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म इसे कोई ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। CaSO4 2H2O तेज गर्म करने पर क्या बनता है 2CaSO4 प्लस H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराएंगे आप, कराने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। सॉरी दोस्तों मुँह से कुछ और निकल रहा है, कोई बात नहीं। इसके उपयोग देख लीजिए। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th की पूरी तैयारी कराऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।